कहते हैं अगर सपना खुली आंखों से देखा जाए तो वो जरूर पूरा होता है। एक ऐसा ही सपना ना जाने कितने सालों से पल रहा था राधेश्याम की आंखों में। राधेश्याम तब एक बच्चा ही था जब उसने पहली बार अपने गांव से एक फौजी को निकलते देखा था। लंबे कद और गठीले शरीर वाले उस फौजी को हर कोई सम्मान भरी नजरों से देख रहा था। राधेश्याम ने फौरन जाकर उस फौजी से बात करने की कोशिश की। भैया, मैं कब से देख रहा हूँ, आप जहाँ भी जाते हो लोग फौरन उठकर खड़े हो जाते हैं। और तो और अपने मुखिया जी, वो भी आपके सामने झुककर बात कर रहे थे। और आपके ये कपड़े, ये भी सबसे अलग है, ऐसा क्यों? तो तुम ये जानना चाहते हो कि आखिर मैं कौन हूँ, है ना? आओ यहाँ बैठो मेरे साथ। मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा, पर पहले तुम मुझे अपने बारे में सब बताओ। कौन हो, कहाँ रहते हो और स्कूल जाते हो कि नहीं? हाँ भैया, मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ और साथ साथ मैं अपने बाबा से कपड़ों की सिलाई करना भी सीखता हूँ। मेरा नाम राधेश्याम है और मेरे बाबा वो नुक्कड़ वाले श्रीराम टेलर के यहाँ ना दर्जी की नौकरी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब तुम मेरे बारे में सुनो। मैं इस देश का एक सिपाही हूँ। मैं बॉर्डर पर देश के दुश्मनों से लड़ता हूँ और उनसे अपने देश की रक्षा करता हूँ। यही मेरा काम है और सरकार मुझे इसी बात की तनख्वाह देती है। अच्छा, और आपके ये कपड़े, ये भी आपको सरकार ने दिए हैं क्या? हाँ, ये मेरी यूनिफॉर्म है भाई। जैसे तुम्हारे स्कूल में पढ़ने वाले सारे बच्चों को एक से कपड़े पहनकर स्कूल आना होता है ना, ठीक वैसे ही देश के हर फौजी को ऐसी ही यूनिफॉर्म पहननी होती है, समझे? असल में ये यूनिफॉर्म ही हम फौजियों की पहचान है, जिसे पहनते ही एक अलग सा जोश हमारी नसों में दौड़ने लगता है, जो हमें देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला देता है। उस फौजी की बातों ने राधेश्याम पर बहुत गहरा असर किया और उसने फौरन ये तय कर लिया कि उसे भी भारतीय फौज का हिस्सा बनना है। इसके लिए उसने अपने स्तर से तैयारी भी शुरू कर दी। वो न सिर्फ पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान देने लगा, बल्कि उसने शारीरिक रूप से भी खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। बाबा, मैं जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं भर्ती में सेलेक्ट हो जाऊं। हाँ बेटा, आराम से जा। तूने जितनी मेहनत की है उसका फल तुझे जरूर मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। उस भर्ती में शामिल होने के लिए राधेश्याम को शहर जाना था। वो पूरे जोश के साथ घर से निकल पड़ा, लेकिन जिस बस से वो शहर जा रहा था, अचानक ही वो एक हादसे का शिकार हो गई। राधेश्याम की जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे में राधेश्याम ने अपना एक पैर खो दिया। पैर खोने का दर्द उतना बड़ा नहीं था जितनी तकलीफ उसे ये सोचकर हो रही थी कि अब वो कभी भी भारतीय फौज का हिस्सा नहीं बन सकता था। राधेश्याम के पिता के पास जितने भी पैसे थे, वो सब राधेश्याम के इलाज में खर्च हो गए और अब खाने पीने की भी परेशानी होने लगी और राधेश्याम के पिता भी अब काफी बीमार रहने लगे। राधेश्याम को मजबूर होकर अपने पिता की जगह दर्जी का काम करना पड़ा और किसी तरह गुजारा चलने लगा। कुछ ही सालों में राधेश्याम की शादी हो गई और फिर 2 जुड़वा बेटों की किलकारियों से घर गूंजने लगा। राधेश्याम ने अब सिलाई की अपनी दुकान खोल ली थी और किसी तरह अपने घर का खर्च चलाने लगा। फिर एक दिन, बाबा ये देखिए, मैं पास हो गया, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। हाँ बाबा, और ये देखिए, मैंने स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में ये इनाम जीता है। राधेश्याम के दोनों बेटे न सिर्फ पढ़ने में अच्छे थे, बल्कि खेल कूद और शारीरिक मजबूती के मामले में भी बेजोड़ थे। शायद यही वजह थी कि राधेश्याम ने बहुत पहले से ही उनके लिए सब कुछ सोच कर रखा था। अरे वाह मेरे बच्चों, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम दोनों तैयार हो। तैयार है? पर किसके लिए बाबा? हमें कहीं जाना है क्या? हाँ, जाना तो है, और वो भी बहुत दूर, अपने गांव से, अपने परिवार से। सबसे दूर जाना होगा तुम दोनों को और जाकर अपनी मातृभूमि की सच्ची सेवा करनी होगी, जो कभी मैं करना चाहता था, लेकिन अब तुम दोनों करोगे। बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भारतीय सेना का हिस्सा बनो और मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दो। लेकिन बाबा, इसमें तो जान का खतरा है ना, हम कभी लौटकर घर ना आ सके तो ये भी मेरे लिए गर्व की बात ही होगी मेरे बच्चों। मरना तो एक दिन सभी को है बेटा, लेकिन जो देश पर अपनी प्राण न्यौछावर कर सके, उसकी तो मौत भी जिंदगी से ज्यादा कीमती होगी।
लेकिन फिर भी तुम दोनों पर किसी तरह का दबाव नहीं है। चंदन और नंदन ने राधेश्याम की शिक्षा का मान रखा और पूरी शिद्दत से सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। राधेश्याम एक पैर के दम पर जितना काम कर सकता था वो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी कमाई में जरूरी सहूलियतों से आगे कुछ भी कर पाना मुनासिब नहीं था। सेना में भर्ती निकल चुकी थी और तैयारी के लिए 1 महीने से भी कम वक्त बचा था। लेकिन चंदन और नंदन सेना में भर्ती होने के लिए अभी भी काफी कमजोर थे। उन्हें मेहनत के साथ साथ अच्छे खान पान की जरूरत थी, जो राधेश्याम की थोड़ी सी कमाई में मुमकिन नहीं था। अरे क्यों जिद पकड़ कर बैठे हो? इन दोनों को ले जाकर अपने साथ दुकान में बिठाओ। सिलाई अच्छे से सीख लेंगे तो थोड़ी मदद हो जाएगी आपको और इससे 4 पैसे भी ज्यादा कमा सकोगे। नहीं भगवान, ये दोनों बनेंगे तो फौजी ही, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मत मारी गई है तुम्हारी। क्या करोगे बताओ मुझे? अरे भर्ती के लिए इन दोनों को शहर लेकर जाने तक के पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास। 2 वक्त का सादा खाना खिलाना मुश्किल है यहाँ, और तुम्हें इन्हें हर रोज केले खिलाने हैं, वो भी दूध के साथ। हाँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन अपने बच्चों को फौजी बनाकर आऊंगा। मैं अभी रमेश भैया के पास जा रहा हूँ। मुझे भरोसा है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे। जैसे तुम्हारे लालची ताऊजी, वैसे ही उनके बेटे रमेश भैया। बाबूजी का सारा हक मार लिया, आज तक कभी हमारी सुध नहीं ली, और तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेंगे? राधेश्याम जानता था कि उसकी पत्नी माला गलत नहीं कह रही थी, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपने ताऊ के बेटे रमेश के पास जा पहुंचा, जिसका शहर में कपड़े का बड़ा कारोबार था और गांव में वो एक बड़ी सी हवेली जैसे घर में रहता था। राम राम भैया। अरे राधे, तू बैठ बैठ। और सुना भाई, क्या हाल चाल है तेरे? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? और ताऊ जी वो कैसे हैं? यहाँ सब कैसा है ये तो तुझे दिख ही रहा होगा। तू ये सब छोड़ और ये बता, चाय पिएगा? ना नहीं भैया, चाय नहीं चाहिए, बस आपसे थोड़ी मदद चाहिए, बस वो कर दीजिए। राधेश्याम ने पूरी बात रमेश को बता दी, जिसके बाद रमेश ठहाके लगाकर हंसने लगा। सच में राधे, सच में वक्त हालात सब बदल गए, लेकिन तू नहीं बदला रे। निरा उल्लू का उल्लू ही रहा है। माना तेरी टांग टूटी है, पर दिमाग है। अरे उसे भी कुछ हो गया है क्या? है भैया ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैसे मैंने ऐसा कह क्या दिया? क्या कह दिया? अरे बेवकूफ, ले दे के तेरे 2 बेटे ही तो है? जिनका तुझे सहारा है, उन्हें भी बॉर्डर पर लड़ने भेज देगा है? तो कौन संभालेगा सब? अरे अपने बेटों को फौजी बनाने का फितूर छोड़ और उन्हें वो सिखा जो तुझे आता है, समझा? और रही बात मदद की, तो जा, वादा करता हूँ तुझसे, तेरे दोनों लड़के अगर अच्छे से सिलाई का काम सीख गए ना, तो रख लूंगा उन्हें काम पर। शहर में मुझे नए दर्जियों की जरूरत पड़ती रहती है, क्या समझा? नहीं भैया, मैं तय कर चुका हूँ, और ये सिर्फ मेरी मर्जी नहीं है, बल्कि मेरे दोनों बेटे भी फौज में जाना चाहते हैं, तो मुझे उन्हें भर्ती के लिए शहर ले जाना ही है। तो ठीक है फिर। देख भाई, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, पर अपना एक उसूल है, सारी रिश्तेदारी एक तरफ और पैसे का लेन देन एक तरफ, समझा कुछ? जी भैया, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपके पैसे सूद के साथ चुका दूंगा। रमेश ने राधेश्याम को उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे दे दिए। हालांकि वो एक मदद नहीं बल्कि कर्ज था, लेकिन राधेश्याम खुश था क्योंकि अब वो अपना सपना पूरा कर सकता था। उसने नंदन और चंदन को खुद फौज में होने वाली भर्ती के लिए तैयार किया, साथ ही उनके लिए सही खुराक का भी इंतजाम किया, और फिर आखिरकार नंदन और चंदन दोनों ही भारतीय फौज के लिए होने वाली भर्ती में चुन लिए गए, और अब उन दोनों को ट्रेनिंग के लिए जाना था। तुम दोनों यहाँ की चिंता मत करना, बस पूरी जान लगा देना, समझे? जी बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। नंदन और चंदन के जाने के बाद वही हुआ जो सब पहले से ही बोल रहे थे। राधेश्याम बिल्कुल अकेला पड़ गया, और रमेश से लिए हुए पैसे चुकाना तो दूर, अब उसके पास गुजारे तक के पैसे नहीं बचे। राधे देख, मैंने तो तुझे पहले ही समझाया था, अब बता जरा, आखिर क्या कर लेंगे तेरे बेटे फौजी बनकर? है अब बता, पड़ गया ना अकेला? कोई बात नहीं भैया, वैसे भी मैंने अपने बच्चों को घर से इतना दूर पैसे कमाने नहीं बल्कि सम्मान कमाने के लिए भेजा है। देश के लिए लड़ने भेजा है मैंने उन्हें, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी निराश नहीं करेंगे। हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश 26 जनवरी
यानी गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक ऐसा दिन जिसे आज हम मना सकें, उसके लिए न जाने कितने वीर जवानों ने अपनी जान हंसते हंसते भारत मां पर न्योछावर कर दिया। अब वैसे भी हमने बहुत सारे क्रांतिकारियों की बातें सुनी हैं, लेकिन आज इस वीडियो में भारत के एक ऐसे लाल की बात हम बताएंगे जो शहीद होने के बाद भी सीमा पर आज भी देश की रक्षा कर रहा है। पापा, ये सारे अंकल लोग यहाँ एक साथ क्या कर रहे हैं? बेटा, ये सारे अंकल यहाँ परेड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे अपनी भारत माँ की रक्षा करेंगे और दुश्मनों से डटकर उनका सामना करेंगे। तो पापा, ये अंकल लोग फिर फिल्मों के हीरो की तरह गोलियां भी चलाते होंगे ना? हाँ बेटा, तुमने सही पहचाना, और ये लोग ही हमारे देश के असली हीरो हैं। ये दिन रात बॉर्डर पर जागकर देश की रक्षा करते हैं, तभी हम और आप आराम से घर पर सो पाते हैं, खा पाते हैं और बिना किसी डर के कहीं भी घूम पाते हैं, जैसे कि अभी यहाँ घूम रहे हैं। पापा, इन अंकल का तो बस एक ही हाथ है, इनके एक हाथ को क्या हुआ? बेटा, ये आर्मी के बहुत बहादुर और निडर सिपाही हैं। हम सबको अपनी जिंदगी में इनके जैसा बनना चाहिए। एक बार दुश्मनों से इनकी जंग चल रही थी और दुश्मनों ने जो बम फेंका था उसे इन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया ताकि बाकी लोगों की जान बच सके, और उस वजह से उनका एक हाथ उन्होंने खो दिया। तो पापा, अंकल अब घर क्यों नहीं चले जाते हैं? बेटा, इन्होंने जंग में अपना हाथ जरूर खोया है, लेकिन इनकी हिम्मत, इनका जज्बा और इनका देश के लिए इनका प्यार आज भी जिंदा है, और आज भी ये देश की सेवा करने और दुश्मनों से जंग करने के लिए तैयार रहते हैं। पापा, ये अंकल फोन पर किससे बात कर रहे हैं? और ये अंकल रो क्यों रहे हैं? जैसे आप अपने पापा के साथ हमेशा रहते हो, हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, खूब खेलते हैं, उस तरह ये अंकल नहीं कर पाते हैं। वो अपने बच्चों से दूर रहते हैं, उन्हें देख भी नहीं सकते, तो वो अपने बच्चों को, अपने पापा मम्मी को याद करके रो रहे हैं। तो पापा, अंकल अपने घर क्यों नहीं चले जाते हैं? अपने पापा मम्मी अपने बच्चों के पास, वो उनके पास रहेंगे तो रोएंगे नहीं। हाँ बेटा, वो चाहते तो आराम से घर पर रहते अपने परिवार के साथ, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी भारत माँ की सेवा में लगा दी है, और इसीलिए वो अपनी भारत माँ की रक्षा करने के लिए अपनी माँ और अपने परिवार से दूर है। पापा, उधर चलो ना, वो वहाँ मंदिर किस भगवान का बना हुआ है? पापा चलो ना, मुझे देखना है। पापा चलो चलो ना, प्लीज चलो। अरे हाँ हाँ चलता हूँ, लेकिन तुम्हें बता दूं कि ये किसी भगवान का मंदिर नहीं है, बल्कि ये मंदिर एक निडर और बहादुर जवान हरभजन सिंह जी का है, जिन्होंने देश सेवा में अपनी जान तक दे दी और आज भी ये देश सेवा में लगे हैं और पिछले 45 साल से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप खुद कह रहे हो कि उनकी जान चली गई, तो वो ड्यूटी कैसे कर सकते हैं? आप मजाक कर रहे हो क्या? बेटा, ये बिल्कुल सच बात है। आज भी इनकी आत्मा यहाँ ड्यूटी करती है और अपने जवानों की रक्षा करती है। चीन की तरफ से अगर कुछ भी होने वाला होता है तो ये पहले से ही यहाँ संदेश पहुँचा देते हैं। पापा, मुझे आपकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, और आप तो यहाँ आते भी नहीं, तो आपको ये कैसे पता होगा? आंटी रुक जाइए। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
क्या आप मेरे सवालों का सही जवाब देंगी? हाँ हाँ बेटा, आपको जो पूछना है वो पूछिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आपको सब सही सही बताऊंगी। आंटी, ये किसका मंदिर है? आप मुझे सच सच बताना। बेटा, ये हमारी सेना के एक जाबाज सिपाही थे, जिन्होंने भारत माता की रक्षा और हम सब की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दे दी। और आज भी यहाँ इनकी आत्मा पहले की तरह ही देश की सेवा करती है, हम सबकी रक्षा करती है। इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाती हूँ। आओ, वो देखो बेटा, वहां मीटिंग चल रही है और एक कुर्सी वहां खाली पड़ी है ना। क्या तुम बता सकते हो वो क्यों खाली पड़ी हुई है? हाँ, ये तो वो कुर्सी एक्स्ट्रा होगी, या फिर कोई अंकल नहीं आए होंगे। मुझे तो लग रहा है कि कहीं वो आपके लिए ही तो नहीं। मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं बेटा, वो कुर्सी इन अंकल के लिए लगाई जाती है, जिनका मंदिर तुमने अभी देखा है। और आज वो हमारे साथ हैं और हर बार मीटिंग में वो आते भी हैं, इसीलिए एक कुर्सी उनके लिए लगाई जाती है। और यही नहीं, तुम कहो तो तुम्हें एक और हैरानी वाली बात बताऊं। हाँ बिल्कुल, मुझे सुनने में अच्छा लगेगा। सिर्फ कुर्सी ही नहीं, उन्हें आज भी उनकी ड्यूटी के लिए तनख्वाह दी जाती है। इनका प्रमोशन भी होता है और इनका एक कमरा भी है, जिसकी रोज सफाई होती है। और उसमें इनका सब सामान भी है। रोज सुबह इनकी वर्दी और जूते रखे जाते हैं और शाम तक इनके जूतों में मिट्टी लगी होती है। मुझे तो ये सब सुनकर अब डर लगने लगा है। मैं बहुत डर रहा हूँ पापा। अरे बेटा, आप भी बहुत बहादुर हो, आपको डरने की क्या जरूरत। और ये अंकल हमारी रक्षा करते हैं, हमें दुश्मनों से ही बचाते हैं और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। उनके दिल में हम सब के लिए प्यार था और अपने देश के लिए सेवा करने का जुनून था, इसीलिए आज भी वो हम सब के साथ हैं। अरे बेटा, अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? रुको बेटा, नहीं तो गिर जाओगे। लगता है वो डर गया है। तब तक बच्चा हाथ में कुछ फूल लेकर आता है और आकर पापा से कहता है, पापा, आप मुझे वो अंकल के मंदिर के पास ले चलो। उसके बाद वो वाले अंकल के पास, जिनका एक हाथ नहीं था, और उनके पास भी जो रो रहे थे। हाँ बेटा, जरूर, मैं तुम्हें ले चलूंगा। थैंक यू अंकल कि आप हम सबकी आज भी रक्षा करते हैं। आप ड्यूटी करते हैं तभी हम स्कूल जा पाते हैं, पार्क में घूम पाते हैं। अंकल, मैं आप दोनों के लिए कुछ लेकर आया हूँ। मैं आप दोनों के लिए ये फूल लेकर आया हूँ। क्या आप लोग लेंगे? हाँ बेटा, जरूर लेंगे, लेकिन ये फूल हमारे लिए क्यों? अंकल, आप सब हम लोगों की रक्षा करते हैं, चाहे कितनी तेज धूप हो या कितनी भी ठंड पड़े। आप हम लोगों के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। आप अपने बच्चों से दूर रहते हैं। मैंने देखा था अंकल, आप फोन पर रो रहे थे। मैं भी आपके बच्चे जैसा ही हूँ अंकल। बेटा, मेरा एक परिवार दूर है तो क्या हुआ? ये देश भी मेरा परिवार ही है। मैं एक माँ को छोड़कर आया हूँ तो दूसरी भारत माँ के पास हूँ, और तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। अंकल, मुझे भी आप जैसे ही देश की सेवा करना है और सबकी रक्षा करना है। हाँ बेटा, आप बहुत बहादुर हो, और ये जरूरी नहीं कि आर्मी में आकर देश की सेवा होती है। आप देश में सफाई बनाए रखो, पेड़ पौधे लगाओ, सबकी इज्जत करो, ये भी देश की सेवा है। चलो,
अब मेरे साथ मिलकर सैल्यूट करो। जय हिंद।